सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार अरोड़ा जी से कि वो आए और आज के इस विशेष कार्यक्रम में जब हमारे पूर्व अध्यक्ष वीएन राय साहब आज मौजूद हैं। ज्ञान ज्योति वेबिनार श्रृंखला 12 में आप सभी का स्वागत है। मैं सभी अधिवक्ताओं को सचेत नमन करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसे हमारे योगी जी की टीम 11 है, तो इसी तरीके से यूपी टैक्स बार की टीम 4 मैंने नाम दिया है, टीम 4 का स्वागत, जिन्होंने अपनी मेहनत से ज्ञान ज्योति वेबिनार को सफल बनाया है। साथ ही जूम मीटिंग के साथ साथ यूट्यूब पर भी सीधा प्रसारण हम लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें हमारे चावला जी का बहुत योगदान है। मैं चावला जी को साधुवाद देता हूं और मैं अध्यक्ष महोदय को टीम 3 के साथ साधुवाद देता हूं। ज्ञान ज्योति से अच्छे वक्ताओं को उन्होंने बुलाया और ज्ञान का प्रसार किया और जैसा कि उससे हम लोग काफी लाभान्वित हुए हैं। आज इस श्रृंखला की 12वीं मीटिंग है वेबिनार की जो है, और इसमें आज के मुख्य अधिवक्ता हमारे मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष श्री वीएन राय साहब हैं। आज आप लोग वीएन राय साहब के ओजस्वी विचार सर्च सीजर इन जीएसटी पर सुनेंगे। मैं पुनः आप सभी को साधुवाद देता हूं, अध्यक्ष महोदय को, चावला जी को, आनंद सिंगल साहब को, अशोक भाई को, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद शिव कुमार जी। आपके इस आशीर्वाद के बाद अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के लीगल सेल के चेयरमैन आनंद सिंगल जी से कि वो आए और फॉर्मली हमारे मुख्य वक्ता का इंट्रोडक्शन दें। आनंद सिंगल जी प्लीज। धन्यवाद विक्रम भाई। आज आपने एक ऐसे चिरपरिचित शख्स के लिए के परिचय की बात कही है जिनके लिए मैं शायद अपरिचित हूँ, सबके लिए उतना जितना वो परिचित हैं। खैर, एक दायित्व आपने दिया है और उसका निर्वहन भी औपचारिकता है, मैं अवश्य करना चाहूंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर शामिल करूंगा कि जो चीजें कुछ सभी लोगों से कम मेरी जनरेशन को तो वो नहीं मालूम है। मैं ये कह सकता हूँ 90 के बाद के दशक के जो लोग हैं जुड़े हुए यूपी टैक्स बार से। आपका जन्म 1943 काशी नगरी, आपने एजुकेशन जो कि लॉ ग्रेजुएट हुए वहां से 1967 में बनारस से बीएचयू से ही पूरी आपकी सुविधा शिक्षा रही है। यूपी बार में आप वकालत करते रहे, फिर यूपी बार में ही आप जुड़े हैं 76 में, और फर्स्ट टाइम आप जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हुए हैं 1982 में। तो 76 में मैं बता दूं आपको कि ये नवगठित थी, ये प्रारंभिक था, एक अंतराल बीच में गैप था हमारे यहाँ यूपी टैक्स बार एसोसिएशन का। जब ये पुनर्गठित हुई है एक तरह से जैसे कहें कि नवगठित थी ये 1976 में, तो आप भी उसमें शामिल थे, उसी समय से बराबर सक्रिय हैं। और 1982 में रहने के बाद आप 1988-90 इसमें आप सेक्रेटरी 2 बार रहे हैं, और 1990-91 में आप प्रेसिडेंट भी 2 बार रहे हैं, और 2000 में भी 2 सालों के लिए। एक विशेष बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपका शुभारंभ मंच से यहाँ देखने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह साल था 1981, अयोध्या कॉन्फ्रेंस। मैं पहली बार ही समझ गए थे हम लोग कि जरूर ये हम लोगों को बहुत आगे तक ले जाने वाले शख्स हैं, ये निश्चित है, और हमें इनका बहुत संरक्षण मिलेगा। उसी समय पहली बार ये मंच पर इनको हुआ था। तो यही इन बातों के साथ मैं आज का जो विषय है, आपका विषय है चैप्टर 14 से। चैप्टर 14 में है इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट। कि इसमें समय की उसको देखते हुए और विषय विस्तार को देखते हुए हमने इसमें आपसे आग्रह किया है कि आप 67 पे विशेष रूप से अपना ध्यान रखेंगे, केंद्रित करेंगे, क्योंकि हम 69 पावर टू अरेस्ट ऑलरेडी सुन चुके हैं, काफी देख चुके हैं, समन भी हम उसके, और 72, 71, 67 रूल जो है 139, 140, 141
इंस्पेक्शन का जो 129, 130 है मोस्टली, जिससे रिलेटेड है 68 है, ये हमने इससे दूर रखा है। अभी हमने केंद्रित किया है कि प्रेमाइसिस तक जो आपकी है सर्च होगी या सीजर के होगी, वो प्रोसीजर क्या होगा, हाउ टू हैंडल। मेरा आग्रह विशेष आपसे यही है कि प्राविधानों से के अतिरिक्त आप इन चीजों को भी हमसे सबको अवगत कराइए, हाउ टू डील विद द SIB प्रोसीडिंग्स या SIB का जो सर्वे और सर्च होता है। इससे बहुत बहुत धन्यवाद चावला साहब आपको, और आप आमंत्रित हैं, अपना शुरू करेंगे। धन्यवाद आनंद साहब। धन्यवाद जी। इससे पहले कि हम आगे कार्यक्रम ले जाए, मैं अपने सभी साथियों से जो जुड़े हुए हैं साथ में, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, क्वेश्चन जो अपने इनबॉक्स में, चैट बॉक्स में पूछते हैं, वो कृपया थोड़ा सा कार्यक्रम शुरू होने के बाद करें, उसके वक्ता को सुनने के बाद शुरू करें, कि हो सकता है आपके प्रश्नों का उत्तर उनके वक्तव्य में आ जाए। तो थोड़े जल्दी ना करें प्रश्नों की, कुछ देर सुनने के बाद, उसके बाद जो उनकी बातों से आगे प्रश्न उठे उनको देने का कष्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार राय साहब, आपका स्वागत है। आइए, हम आपको सुनने के लिए बेताब हैं। राय साहब प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मेरे सभी अधिवक्ता भाई बंधु, कर सलाहकार, जैसा कि आनंद सिंघल जी ने कहा, और मैं स्वयं भी अपने आप को बहुत सीमित मुद्दों पर ही रखूंगा। खासतौर से इस बात का मैं ध्यान रखूंगा कि ये रमजान का महीना चल रहा है और शाम को इफ्तार का वक्त रहता है। उसके पहले जो लोग इफ्तार और रमजान से जुड़े लोग हैं वो खाली हो सके। बंधुओं, मैं ये समझता हूं कि हम सभी कर अधिवक्ता हैं, कर सलाहकार हैं। हम सबने कई बार धारा 67 को पढ़ा होगा, 68 को भी पढ़ा होगा, रूल्स को भी पढ़ा होगा। इसलिए मैं उन धाराओं को पढ़ने नहीं जा रहा हूं। सूक्ष्म में कुछ बिंदुओं के ऊपर अपना ध्यान स्वयं भी रखूंगा, आप सबका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। 67 शुरुआत करता है, A proper officer has a reason to believe। ये रीजन टू बिलीव बहुत बार डिस्कस हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके ऊपर बहुत से निर्णय दिए हैं, कई उच्च न्यायालयों ने भी निर्णय दिए हैं। ये रीजन टू बिलीव सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। छापा महज इस आधार पर आप नहीं डलवा सकते हैं कि ये व्यापारी है, व्यापार करता है, उसने माल खरीदा है, अभी रिटर्न नहीं दाखिल किया है। बहुत सी परेशानियां उसके यहाँ, उसके परिवार में भी हो सकती हैं। किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई हो, कोई कैजुअलिटी हो गई हो, कोई बीमार हो गया हो। आपको और साक्ष्य अगर कुछ मिलते हैं जो कि उसको ऑब्जेक्टिव रूप में ले जाएं, तभी आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, वो विधि विरुद्ध है। मैं छोटा सा उदाहरण देकर के समझाऊंगा। मैं चूंकि एक किसान हूं, इसलिए मैं उस क्षेत्र से ही आपको उदाहरण दूंगा। अगर किसी के पास 10 एकड़ जमीन है तो आप ये आकलन सीधे नहीं कर सकते कि वो 100 क्विंटल गेहूं पैदा कर लेगा। वो 10 एकड़ जमीन कैसी है, फर्टाइल है कि नहीं है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। अगर किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, वह फर्टाइल है, उसने समय से उसकी जुताई कर लिया है, उस पर पलटा लगा दिया है, समय से उसके अंदर उसने पहले ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह डाल दिया है, फिर एक बार पानी से पटा दिया है, सूखने के बाद फिर उसने उसको जोत करके वो बीज डाला। 21 दिन के बाद उस बीज को उसने थोड़ा सिंचाई किया, समय समय पर ख्याल रखता रहा कि उसको कीड़े न लगे। 5-6 बार उसकी सिंचाई उसने किया, समय पर बालियां निकल गई, अच्छा हुआ, पक गया, असमय की बारिश नहीं हुई, ओले नहीं पड़े, और तब आप आकलन कर सकते हैं
कि भाई निश्चय ही 100 क्विंटल गेहूं तो वो पैदा कर ही लेगा, ये ऑब्जेक्टिव रीजंस हैं। और केवल 10 एकड़ जमीन रहने के आधार पर आप निष्कर्ष निकाल दें कि वो 100 क्विंटल गेहूं पैदा कर लेगा, ये पूर्णतया सब्जेक्टिव है। अब मैं आता हूं अगले बिंदु पर। पहली बार अगर उसने रीजन फॉर्म कर लिया है प्रॉपर ऑफिसर ने, तो इन राइटिंग अपने किसी मातहत अधिकारी को वो आदेश देंगे क्या करने के लिए? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी नहीं। आप ख्याल करिए, इंस्पेक्शन शब्द है, केवल इंक्वायरी नहीं है। और उस इंक्वायरी से कि जो वो लिखित में है, ये लिखित में जो आदेश होगा कैसे होगा? ये रूल 139 से प्रेस्क्राइब है, जीएसटी INS 01। यहां मैं रूल्स जरूर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अरे INS 1 INS 1 कहता है बंधुओं, टू सच एंड सच ऑफिसर डेजिग्नेशन उनका, whereas information has been presented before me and I have reason to believe that, फिर फर्म का वो नाम देंगे, उनका एड्रेस देंगे, फिर कहते हैं has suppressed transaction relating to supply of goods or service, has suppressed transaction relating to the stock of goods in hand, has claimed input tax credit in excess of his entitlement under the Act, has claimed a refund in excess of his entitlement under this Act, or has indulged in contravention of the provisions of this Act or rules made thereunder to evade tax under this Act. इसमें कई कारण दिए गए हैं, इन कारणों को उन्हें इंगित करना पड़ेगा। सभी कारण नहीं है, एंड नहीं है, ये अलग अलग लाइनों पर अलग अलग हैं, इन कारणों को उन्हें इंगित करना पड़ेगा। अथवा ट्रांसपोर्टर का गोदाम के लिए अथवा वेयर हाउस के लिए है, इसी तरह से कि उन्होंने कंसील करके रखा हुआ है, तब वो उनको ऑर्डर करेंगे। गुड्स लायबल, तब वो कहेंगे कि इनको आप इंस्पेक्ट करके हमको रिपोर्ट दे दीजिए। अब ये इंस्पेक्ट करके रिपोर्ट देंगे। मैं यही देख रहा था, INS के लिए कहीं भी सीरियल नंबर नहीं दिया गया है। असली जो कहा जाता है पारदर्शिता, पारदर्शिता का उल्लंघन यही है। यहां कहीं भी ऊपर सीरियल नंबर नहीं है, नीचे जहां होगी दस्तखत वहां पर डेट जरूर है। बहरहाल वो कायदे से लिखित में अगर आदेश है तो लिखित में उनकी निरीक्षण की रिपोर्ट भी जानी चाहिए अधिकारी की। और उसके बाद जब वह प्रॉपर ऑफिसर फिर कंप्लीटली हैज रीजन टू बिलीव की स्टेज पर आता है, तब सब क्लास 267 का आकृष्ट होता है और वो अपने किसी मातहत दूसरे अधिकारी को, उस अधिकारी को नहीं, दूसरे अधिकारी को वो निर्देश देंगे इन राइटिंग। है और वो निर्देश क्या होगा? एड्रेस वही रहेंगे, विषय वही रहेंगे। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred upon me under subsection 2 of the section 67 of the Act, I authorize and require you to search the above premises. Such may be necessary.
and if any goods or documents and or other things relevant to the proceedings under the act are found to seize and produce the same forthwith before me for further action under the act and rules made thereunder. Any attempt on the part of the person to mislead, tamper with the evidence, refusal to answer the questions relevant to the inspection of the false statement of providing false evidence is punishable with the imprisonment and are fine under the act read with section 179, 181, 191, 418 of the Indian Penal Code. इसके बाद है ये चीजें। अब मैं आपको आता हूं बंधुओं, ये अधिकार इन्होंने दिया है आईपीसी का, और इसी के अंदर 67 के अंदर मैं सीधे चलता हूं सब क्लास 10 पर। सब क्लास 10 के अंदर जो है ये कहा गया है कि सर्च एंड सीजर के मामले में सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्राविधान लागू होंगे। केवल धारा 165 में मजिस्ट्रेट की जगह कमिश्नर शब्द आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सर्च एंड सीजर की पूरी प्रक्रिया आपकी जो है वो सीआरपीसी के अनुसार ही उसमें चलना चाहिए। तो सीआरपीसी के अंदर जो प्रोसीजर है बंधुओं वो बहुत स्पष्ट है। सीआरपीसी के अंदर जब भी सर्च एंड सीजर के लिए कोई टीम चलती है तो विधिवत रवानगी रजिस्टर के ऊपर दर्ज किया जाता है कि कहां किस मकसद से सर्च और सीज करने के लिए ये टीम जा रही है, किसके नेतृत्व में, इनके साथ साथ कौन कौन और सब इंस्पेक्टर अथवा कांस्टेबल्स हैं। और फिर वो जब जाते हैं तो उनकी पहली पुनीत जिम्मेदारी ये होती है कि पहले उस इलाके के अंदर कोई अपना कोई उस क्षेत्र का मानंद 2 पंच वो तलाशेंगे और वो पंचों के सामने उसके प्रेमाइसेस पर जाकर के उसको उस तलाशी का आदेश दिखाएंगे कि इस आदेश के तहत मैं आपका यहाँ ये तलाशी लेने आया हूं। और पूरी प्रक्रिया उसके बाद वो शुरू करेंगे तलाशी की। यहां क्या हो रहा है जीएसटी में, आज तक तो मैंने कहीं नहीं पाया पूरे यूपी में, मैं में भी कहीं भी सर्च और सीजर करने वाला अधिकारी INS-1 की कॉपी नहीं दिखाता है, नहीं देता है। ये बनती नहीं है INS-1 की कॉपी, ये बाद में पूरी की जाती है। तो काशिश ये होना चाहिए कि आप लोगों का मुवक्किल अगर आपके यहाँ उनके यहाँ कोई जाता है तो पहले रजिस्ट करें कि आप किस अधिकार के तहत, किस अधिकार पत्र के तहत हमारे यहाँ ये छापा डालने की कार्रवाई करने आए हैं। वो रोक सकता है अगर वो अधिकार पत्र उनके पास नहीं है। बिना अधिकार पत्र के मौखिक निर्देश पर भी नहीं जा सकते, बहुत स्पष्ट है एक्ट में, इन राइटिंग। ये मौखिक निर्देश नहीं हो सकता। अब ये जब पहुंचेंगे साहब, मान लीजिए 2 गवाह मिल गए, सही अगर उनका INS-1 है, उन्होंने दिखाया है आपके व्यापारी को और 2 गवाहों के सामने। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि गवाह शुरू से होने चाहिए, ये नहीं कि पूरी प्रक्रिया वो पूरी करके उसके बाद तो 2 अगल बगल के किसी लोग को बुला करके दस्तखत करा दें। ये नहीं होती है गवाही।
एक केस तो मैंने देखा, मेरे पास सामने आया था कि उनको कोई गवाह नहीं मिला, तो ड्राइवर का घर बगल में था, उसके भाई को उन्होंने बुलवा लिया। एक गवाह वो आया, एक वो अपने दोस्त को लेके आया। जो पंचनामा तैयार होता है कायदे से, जो सीआरपीसी में उल्लेख है पंचनामा तैयार करने का, उसका सबसे पहले यही है फला फला गवाह, उनका नाम, उनकी वल्दियत, उनका एड्रेस, वो क्या काम करते हैं, उनकी उपस्थिति में तलाशी ली जा रही है। तलाशी ली गई नहीं, तलाशी ली जा रही है। उस तलाशी के दौरान तब वो पूरा विवरण अंकित करेंगे। यह भी निर्देश है सीआरपीसी में कि इस तलाशी के दौरान आप ये ख्याल रखेंगे कि उसकी किसी वस्तु को कोई आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, कोई डराएं धमकाएंगे नहीं, कोई दबाव नहीं डालेंगे, कोई धमकी नहीं देंगे, और किसी की धार्मिक भावना को ठेस भी नहीं पहुंचाएंगे। अगर उस सीआरपीसी को अगर आप और पूरे प्रोविजंस को आप लेंगे तो आप पाएंगे कि अगर किसी व्यापार की कोई अपनी सुचिता की पद्धति चली आ रही है तो आप उसको पवित्र नहीं कर सकते। अगर किसी दुकानदार, अगर किसी व्यापारी की एक परंपरा चली आ रही है कि उसके दुकान के अंदर घुसने के पहले आपको जूते अपने बाहर उतारने पड़ेंगे, तो आपको उतारने पड़ेंगे। आप अधिकारी हैं क्लास 1, इसकी धौंस में आप जूते पहन करके उसके प्रेमाइसेस में जाने का हक नहीं रखते हैं, इसको वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। और गवाह जो रखे गए हैं, अगर किसी गवाह ने हलफनामा दे दिया कि साहब मुझको तो बुला करके केवल उन्होंने दस्तखत करवाया था, अंत में मैं शुरू से तो था नहीं, तो इस हलफनामा, हालांकि अभी तो जीएसटी के कोई केसेज जिस तरह के मैंने देखा पहुंचे नहीं हाई कोर्ट वगैरह में कहीं भी, लेकिन सेंट्रल एक्साइज के केसेज में ऐसा हुआ है कि पूरी प्रक्रिया को ही, जो पंचनामा है उसकी पूरी प्रक्रिया को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया, और उस पंचनामे के आधार पर सृजित मांग को भी अवैध घोषित कर दिया गया था। चलिए, पंचनामा की तैयारी हो गई, पंचनामा उन्होंने ठीक से, मान लीजिए दो कायदे के गवाह वो लेकर के आए हैं, तो आपसे क्या क्या मांग सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके व्यापारी को INS 1 में क्या, किस लिए उन्होंने उनको अधिकृत किया है। जो 5 हैं उसमें से कोई एक ही तो होगा, तो उससे संबंधित अभिलेख जो धारा 35 में उल्लिखित है, धारा 35 के अभिलेख जो उल्लिखित हैं, उनमें से कोई भी अभिलेख आप वो मांगेंगे, आप दिखाइए। हालांकि मांगते लोग सभी कुछ है, सब कुछ समेटते हैं और लेकर के चलते बनते हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। धारा 35 में हालांकि बहुत कुछ अभिलेख जो कि रखने की प्रक्रिया है नहीं। स्टॉक रजिस्टर, अब मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल पार्ट्स का व्यापारी है, उसके पास हजारों आइटम्स हैं, वो कैसे स्टॉक रजिस्टर रखेगा। कोई बड़ा भोजनालय है, मिठाई बनाने वाला है, वो कदम कदम पर कैसे पूरा स्टॉक आपके पास रखेगा, यह असंभव। दवा के दुकानदार हैं, बड़े बड़े होलसेलर हैं दवाओं के, उनके यहाँ की वही गति है। दूसरा आपका हूं साहब, स्टोन क्रशर्स हैं, गिट्टियां बनाते हैं। गिट्टी बनाने वालों को है क्या, जो पहाड़ी है पत्थर की, ये मिनरल्स एक्ट के तहत जो है उनको अनुज्ञा दी जाती है, तो उसमें विधिवत है, फला खसरे पर स्थित फला पहाड़ी पर
इतना वर्ग मीटर आपको अलाट किया जाता है, इतने में से आप इतना घन मीटर स्टोन निकाल सकते हैं और गिट्टी बना सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, स्टोन बैलास्ट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए तो वो पहाड़ी का वो हिस्सा ही स्टॉक रजिस्टर है कच्चे माल का। उसको आप वो कहां किस हिसाब से रखेगा, कब कितना उसमें से तोड़ा। अरे क्रशर है, क्रशर से गिट्टी निकली, नीचे ट्रकों से भर के जा रही है, वो जितना ट्रक पर भरा गया वो उसके पास नाप है। ये कुछ इम्प्रैक्टिकल हैं और सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जमीनी हकीकत है, ये हमारे विद्वान अधिकारियों के भी समझ में आने वाली बात। समझते तो लोग हैं, आज इस बात पर जाएंगे तो समझेंगे, लेकिन कहेंगे साहब क्या करें, एक्ट में है। अब मैं आता हूं उसी पंचनामे पर ही, अभी बहुत कुछ है पंचनामे में। अब पंचनामा जब वो तैयार होगा तो पूरा विधिवत स्टॉक किस हिसाब से वो ले रहे हैं, सीआरपीसी में भी है, उसकी अलग अलग शीट बनेगी, उन सारे शीटों के ऊपर भी गवाहों के दस्तखत होंगे, और जो भी अभिलेख आप सीज करेंगे, रिकॉर्ड सीज करेंगे, उसको आप सील करेंगे उन गवाहों के सामने, और उन गवाहों के उसके ऊपर हस्ताक्षर होंगे। मैं समझता हूं चाहे सेंट्रल जीएसटी हो चाहे स्टेट जीएसटी हो, कोई नहीं करता है। ये बहुत एक्सट्रीम पावर है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है। मैं आपको उदाहरण दूं, आप लोगों ने देखा होगा जब दीपावली का मौका आता है तो आपके हमारे राज्य कर विभाग का मुख्यालय का परिपत्र चला जाता है कि बड़े स्तर पर मिठाई की दुकानों के ऊपर जो है आप जांच करिए। और साहब पता लगा कि धनतेरस के 1 या 2 दिन पहले, चाहे बनारस हो, लखनऊ हो, वृंदावन हो, मथुरा, जो मिठाई की दुकानों पर लोग ढाबा बोलते हैं, कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है, लेकिन एक जबरदस्ती, आप इतना पैसा जमा कर दीजिए, इतना कर के मद में, इतना अर्थदंड के मद में, नहीं तो मैं आपकी पूरी दुकान सील करूंगा। ये अधिकार उनको नहीं है, लेकिन वो धमकी देते हैं। व्यापारियों के मोबाइल रखवा दिए जाते हैं, उनके साथ पुलिस भी होती है। ये धमकियां हैं। अब आप आइए, उसी 165 सीआरपीसी का सेक्शन 165 ये कहता है, जहां पर उन्होंने कहा है कि मजिस्ट्रेट के स्थान पर कमिश्नर शब्द। तो इस छापे की पूरी कार्रवाई करने के बाद आप 24 घंटे के अंदर अब मजिस्ट्रेट के स्थान पर अपने कमिश्नर को सूचित करेंगे। नॉट प्रॉपर ऑफिसर, कमिश्नर। किस मोड में वो सूचित करेंगे ये नहीं निर्धारित है। सीआरपीसी कहती है कि छापे की कार्रवाई, तलाशी की कार्रवाई के बाद जब आएंगे लोग तो रोजनामचे पर उसका विवरण तुरंत दर्ज करेंगे, रिकॉर्ड रखा जाएगा, और उसी की एक कॉपी जो है वो मजिस्ट्रेट के यहां भेज दिया जाएगा। तो ही रोजनामा, उसी तरह से इनको भी बनाना चाहिए विभाग को, अगर रिलाई कर रहे हैं सीआरपीसी पर तो, और फिर उसको भेजे कमिश्नर के यहां, लेकिन ये नहीं भेजते। मैं 2 एक इंस्टेंस दूंगा बंधुओं, किस तरह की कार्रवाइयां ये करते हैं। बनारस में ये केस आया,
एक व्यापारी का के दुकान और गोदाम का पिछले हिस्से का दीवार गिर गया या मकान मालिक ने साजिशन गिरवा दिया, वो खाली कराना चाहता था, वो खाली नहीं कर रहा था, तो उसने आनंद फानन में अगल बगल बड़ी तलाश सुलाश की। पहले तो कहा बनवा लें, वो बनाने भी नहीं दिया, खुद भी नहीं बनवा रहा था, मकान मालिक को बनाने भी नहीं दिया। तो उसने अगल बगल में तलाशा, मुश्किल से 40-50 मीटर की दूरी पर एक दूसरी जगह वो लिया और अपना सामान वो जल्दी जल्दी वहां शिफ्ट करने लगा। सब उसको टाइम लगेगा, उसका रैक वगैरह सेट करना, सारी चीजें। अभी प्रक्रिया चली रही थी, तीसरे ही दिन पहुंच गए साहिबी वाले और कहा कि ये गोदाम आपका घोषित है, और जबरन पैसा जमा कराया। ये प्रक्रियाएं हैं विभाग की। ये भी है कि आप दबाव डाल करके किसी का बयान नहीं ले सकते। जो पंचनामा तैयार करते हैं उस वक्त बयान वगैरह भी नोट करते हैं, ये बताया वो बताया, ये बहुत सा फर्जी भी होता है, तो आप झूठा नहीं रख सकते, लिख सकते, दबाव डाल करके दस्तखत नहीं करवा सकते। तो अगर 2 रोज के अंदर, 1 या 2 रोज, बस एक टाइम हाई कोर्टों ने दिया है, अगर वो ऑब्जेक्शन करता है, उच्च अधिकारियों तक अपनी फरियाद पहुंचाता है, तो कार्रवाई की जा सकती है उसके विरुद्ध। एक आध पॉइंट मैं इसमें दूंगा बंधुओं। धारा 35 में जो है अभिलेख होगा, उसका मैं विवरण बहुत अधिक नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आप सभी लोगों को मालूम है, धारा 35 में कौन कौन से अभिलेख रखे जाते हैं। अगर साल हमारा नहीं बीता है, पिछले सालों का अगर हमारा एनुअल रिटर्न का समय पूरा नहीं हुआ है, हमने अगर ऑडिट अभी तब तक नहीं कराया है, तो आप उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। वो तो जब ड्यू टाइम होगा तभी होगा। आजकल एक नया प्रचलन है, इस सब करने के बाद मान लीजिए उन्होंने नवंबर में छापा डाल दिया, तो कहते हैं आज अब तक का आप हमको, मान लीजिए ट्रेडिंग तो बना देगा व्यापारी, कहेंगे कि ट्रायल बैलेंस बना के दीजिए। अक्सर लोग कह रहे हैं, ये चीज आई सेंट्रल से ही। असल में 67 मूल रूप से बदलते बदलते जो कस्टम एक्ट में आया है वही है, और उसी कस्टम एक्ट से सेंट्रल एक्साइज में आया, और सेंट्रल एक्साइज वालों ने ही आपके इस वर्तमान जीएसटी का मसौदा तैयार किया। तो परिणाम यही है कि वर्तमान जीएसटी का 70% हिस्सा सेंट्रल एक्साइज मैनुअल ही है। 30% जहां डायरेक्ट ट्रेडिंग इन्वॉल्व है, बस वही उसमें नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चीज है, आईएनएस की मांग करनी चाहिए तुरंत। मान लीजिए उस वक्त नहीं भी दिया, लेकिन अगर आपका व्यापारी अब आपके पास जाता है, तो आपका यह अधिकार है कि आप उनसे मांगे तत्काल कि मुझे आईएनएस की कॉपी दीजिए, क्योंकि इनका आईएनएस बाद में बन रहा है पूरी करने के लिए। और इसके ऊपर एक ऐतराज हम लोगों को करना चाहिए कि आईएनएस जारी करने का क्रमांक, डेट और तिथि सब सर्वर पर जाना चाहिए। ये नहीं जा रहा है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको रोकने का तरीका एकमात्र यही है, दुरुपयोग रोकने का, कि ये आईएनएस 1 जारी करने का ऑनलाइन सिस्टम हो और वो डेट और समय विधिवत उसके ऊपर आए। 2 चीजें और हैं इसमें, आप
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत प्रॉपर ऑफिसर्स ये पूछ सकते हैं कि आप बताइए वह कौन सी चीज थी जिसने आपको रीजन टू बिलीव कायम करने को मजबूर किया। रीजन टू बिलीव अगर उन्होंने फॉर्म किया है अपने से बिना इंस्पेक्शन कराए हुए तो भी वो दे सकते हैं, और अगर इंस्पेक्शन करा करके उन्होंने रीजन टू बिलीव कायम किया है तो उस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, वह रिपोर्ट देने का कोई प्राविधान भी हमारे जीएसटी में नहीं है, जबकि ये होना चाहिए। बिना उसके सभी कुछ अपारदर्शित हो गया है। असल में जो बयान है उनका, पंचम जो सर्वे के वक्त वो लिखते हैं वह भी बहुत खतरनाक है, इसलिए काशिश होना चाहिए। वो पंचनामे की कॉपी पढ़ करके अगर कुछ गलत उन्होंने लिखा है तो तुरंत हमें एतराज करना चाहिए। अगल बगल की भी गवाहियां लेते हैं लोग साहब। धारा 70 का जो संबंध है वो तो अलग चीज है। कई केस जैसे भी आए हैं कि साहब इनके बगल के फला दुकान पे मैं गया, उन्होंने बताया, तो भाई वो फला दुकान पर आप गए, उन्होंने बताया, उसको करबेट मुझे करने देंगे, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करने देंगे। कई रिपोर्ट आती हैं साहब 7-8 लोगों ने ये शिकायत की, तो 7-8 लोगों का नाम बताओ भाई, 7-8 लोगों को हम बुलाओ, हम जिरह तो कर लें। लेकिन ये मौका वो नहीं देते हैं, कहें साहब ये गोपनीयता है, जबकि ये चीजें गोपनीय नहीं हो सकती। जिस चीज को आप करदाता के विरुद्ध उपयोग कर रहे हैं उसको जानने का हक और उससे जिरह करने का हक करदाता को है। ये बहुत पहले से सेटल्ड लॉ है, और कई हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा है किसी थर्ड पार्टी के कहने मात्र पर जिससे जिरह करने का मौका नहीं दिया गया है करदाता को, उसके कहने मात्र पर किसी करदाता की क्रेडिबिलिटी को डिसबिलीव नहीं किया जा सकता। अब मैं आता हूं बंधुओं, सब सेक्शन 2 के बाद के बकिया जो सेक्शंस हैं वो तो फॉर्मेलिटीज हैं, कोई खास बात नहीं है। यह है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो अभिलेख रखेंगे, वहां कोई समयावधि नहीं है जांच पूरी करने की, एक टाइम लिमिट होना चाहिए। सीआरपीसी में भी ये पहली रिपोर्ट पेश करने का टाइम है, उसके बाद फिर वो रिक्वेस्ट कर देते हैं अदालत से पहली रिपोर्ट पेश करने के बाद कि साहब अभी पूरी जांच नहीं हो पाई, थोड़ा सा समय हमको और चाहिए। यहां ये नहीं, यहां तो जो वस्तु अगर अभिग्रहित की गई है कोई, तो उस अभिग्रहित की गई वस्तु को 6 महीने के अंदर को आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो वापस कर दीजिए। और विशेष परिस्थितियों में प्रॉपर ऑफिसर समय बढ़ा भी सकता है। सिक्स 67 में बंद हो कुछ रूलिंग्स भी जो आई हैं इधर, एक तो 67 में एक रूलिंग गुजरात की बहुत टिपिकल आई है
गुजरात हाई कोर्ट की 67 की कार्रवाई 7 दिनों तक चलाई गई। उस कार्रवाई के दौरान उस परिसर में केवल 3 महिलाएं थी और उस व्यापार से संबंधित जितने अभिलेख थे, सारे अभिलेख पहले ही दिन उपलब्ध हो गए थे। गुजरात हाई कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया और कहा यह टॉर्चर है। कभी कदा होता है साहब, जांच की कार्रवाई के दौरान अगर हमारे अभिलेख वहां पूरे नहीं मिले तो पूरी दुकान वो सील कर देते हैं। ये भी इल्लीगल है। इसके ऊपर भी हाई कोर्ट ने कहा है कि आप किसी के जीविकोपार्जन के साधन को इस तरह से ब्लॉक नहीं कर सकते। उसकी एक प्रक्रिया है परिसर को सील करने की। यह बॉम्बे हाई कोर्ट का था मुकदमा। बंधुओं, मैं चूंकि चैम्बर आजकल नहीं जा रहा हूं, इसलिए साइटेशन मुझको पूरा मैं आपको दे नहीं पा रहा हूं। 10 मिनट बाद में दे भी सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब मैं आता हूं अगले प्राविधानों पर। पैसा जमा कराते हैं, कहते हैं साहब जमानत थी तो ले रहे हैं। जमानत जो ली जाती है किस मद में लिए, क्यों लिए? जब कर निर्धारित आपने कर दिया कि इतना कर और इसके ऊपर इतनी पेनाल्टी, तो ये तो फाइनल निर्धारण है आपका। फिर बचा क्या आगे की कार्रवाई आपके लिए? कोई कार्रवाई आपकी नहीं बची। और ये जमानत लेकर के अगर आपने मालव मुक्त कर दिया है, छोड़ दिया है, तो उसे बेचने का हक उससे है। कई जगह ऐसा हुआ कि उसको नोटिस दिया गया कि वो सामान पेश करिए। क्यों पेश करे भाई? आपने उसका कर भी ले लिया, उस पर पेनाल्टी भी ले ली। अधिक ही लिया, कम नहीं लिया, अधिक लिया। वो भी गलत तरीका है और टॉर्चर किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसका विरोध हम लोगों को करना चाहिए। देखिए, वैसे तो लगता है 67 में हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं है। हमें सीआरपीसी का गंभीर मंथन और मनन करना होगा। बहुत से अधिकार मिल जाएंगे अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए। अब अगले क्लासेज बहुत खास नहीं है। यह है कि अगर पर्शिबल सामान है, विस्फोटक है, ये है वो है, तो उसका जल्दी से त्वरित निस्तारण होना चाहिए। अगर त्वरित निस्तारण नहीं हो पा रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर को अधिकार है कि उसकी प्रक्रिया के तहत उसकी नीलामी करे, उसका डिस्पोजल करे, कुछ भी करे। वो प्रक्रिया जो है विभाग का, जीएसटी विभाग का निर्धारित होगा, जो होगा जैसे होगा। वहां हमारे आपके लिए कोई बहुत अधिक वो नहीं है माथा मारने का। अब आता है धारा 12, सब क्लास 11। 10 मैंने डिस्कस कर दिया था कि क्या था। वो सीआरपीसी का पावर उन्होंने लिया है 165 का एक शब्द हटा करके। अब आता हूं मैं 11 पर। 11 के अंदर और सब क्लास 2 के अंदर बहुत फर्क है। सब क्लास 2 में तो जो था वो एक रीजनेबल बिलीफ के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश था, उसका क्रियान्वयन किया गया। 11 के अंदर तो वो पूरा सब कुछ अपना माइंड मेकअप कर लेता है प्रॉपर ऑफिसर। यहां प्रॉपर ऑफिसर कोई करना है, ये पावर डेलीगेटेड नहीं की जा सकती। प्रॉपर ऑफिसर अपना वो अधिकार डीसीएसआईबी को नहीं दे सकता। कॉन्फिस्केशन का उसे करना होगा, और वो अगर संतुष्ट हो जाता है जांचोपरांत के अनियमितताएं ऐसी हुई हैं
जो कि धारा 132 के तहत पनिशेबल हैं, तो वो अभियोजन के लिए कार्रवाई कर सकता है। तो दरअसल धारा 70 जो है बुलाया जाता है उसी लिए कि वो अभियोजन की कार्रवाई कराएं, अरेस्ट कराएं। बहुत से लोगों ने अभियोजन की कार्रवाई के पहले, जब धारा 67 सब क्लास 11 के कार्रवाई प्रारंभ होती है, तो एंसेसिटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में मूव किया है। पहले मिल जाती थी, लेकिन 2018 में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया के ही केस में आदेश पारित कर दिया। उन्होंने अपील दाखिल की थी हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध, एंसेसिटरी बेल के विरुद्ध। उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि जीएसटी अधिनियम के तहत अरेस्ट के विरुद्ध, अरेस्ट सम्मन के विरुद्ध जो है एंसेसिटरी बेल नहीं दी जा सकती। तो इसलिए फिलहाल हाई कोर्ट से भी ये रास्ते ब्लॉक। कई हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि साहब ठीक है, लोगों ने कहा साहब हम इतने दिन से, किसी ने कहा हम 4 महीने से साहब जेल के अंदर हैं, अब तो बेल दे दो। तो नहीं, एक केस तो ऐसा आया जिसमें कि बेचारा 9 महीने से जेल के अंदर था। उसमें हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, जब तक जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें पेशबंदी शुरू में ये करनी पड़ेगी। हमें 67 सब क्लास 2 के तहत जब कार्रवाई होती है, उसी के वक्त हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हर चीज का डिटेल मांगना पड़ेगा, समयबद्ध विवरण के साथ, और ज्यादती की शिकायत मानवाधिकार आयोग तक करनी पड़ेगी। रास्ते तो निकलेंगे, लेकिन दिमाग तो चलाना पड़ेगा दोस्तों। 67 पर है तो बहुत कुछ, लेकिन मुख्य मुद्दे मेरे हिसाब से अभी यही थे डिस्कस करने के लिए। समय की भी कमी है हम लोगों के पास। 68 पर मैं जाना नहीं चाहता हूं बहुत, क्योंकि 68 जाने का मतलब है कि रूल 138 पर हम आए, और 138 के बाद फिर तो कार्रवाई होती है 129 की, वो बड़ा विस्तृत हो जाता है। लेकिन मैं एक मिनट इस पर जरूर समय आपसे लूंगा। 129 के तहत जो कार्रवाइयों के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सी जमानत से केसेस छोड़े थे, बांड के ऊपर या किसी उसके ऊपर, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम केप एंड फ्रेग्रेंसेस प्राइवेट लिमिटेड के केस में यह निर्णय दे दिया 22 नवंबर को कि जब एक निर्धारित प्रक्रिया है माल, रोके गए माल को छोड़ने की, रूल 140 में, तो इस तरह से ये छोड़ करके गलत हुआ है। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि जितने केसेज हैं इसको उस कार्रवाई से पूरा किया जाए। बंधुओं, चूंकि नवंबर का था, आते आते मुख्यालय ने दिसंबर में एक लेटर भी जारी कर दिया, और उसमें उस निर्णय की का पैरा 11 उन्होंने उल्लेख किया है। अंतिम 2 पैरे जो हैं उसको नहीं, केवल पैरा 11 उल्लेख करके उन्होंने कहा है कि आप लोग कार्रवाई करिए, और बड़ी तेजी से नोटिस जो हैं ऐसे केसेज में जिन लोगों ने हाई कोर्ट के आदेश पर माल छुड़ाया था उनके यहाँ जा रही। तो इसमें बंधुओं, बहुत से लोगों ने, मैंने देखा कि पैसा जमा भी करा दिया है,
वो करा दिया है, सिक्योरिटी दे दिया है बैंक की, लेकिन यह गलत हुआ क्योंकि वह जो केस था केप एंड फ्रेग्रेंस वाले में जो निर्णय हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो निर्णय जो है वह वस्तुतः 1 अप्रैल 18 के बाद के सीजर के केसेज में है, उसके पहले के केसेज में नहीं है। और पैरा 11 जो है वो इस चीज को स्पष्ट नहीं करता है। पैरा 12 और पैरा 13 में है कि जिन केसेज की सूची हलफनामे के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, उन केसेज में सक्षम अधिकारी कार्रवाई करे। तो सारे अधिवक्ता बंधु मेरे जो हैं, ऐसी नोट से जाने पर सीधे उनसे कह सकते हैं कि साहब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो सूची आपकी सरकार ने हलफनामे के साथ दी है, उसको दीजिए। दूसरी चीज है उसमें कि सतंदर रोड ट्रांसपोर्ट के केस में यह कह दिया गया कि सेंट्रल मूवमेंट के अंदर जो है स्टेट को पावर नहीं, और गोदरेज बैंक्स के केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कह दिया कि 31 मार्च तक कहीं कोई पावर नहीं था। ये दोनों केसेस के निर्णय अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती यूपी गवर्नमेंट ने नहीं दी है, उसका भी सहारा आप लोग ले सकते हैं। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूं कि आज मैंने जो कहा है उसमें कोई प्रश्न पूछने की बात होगी भी नहीं, लेकिन अगर कोई है तो मैं जवाब भी दूंगा। एक चीज मैं कहूंगा बंधुओं कि मैंने बहुत दिन वकालत की है कर विधानों का, तो मैंने देखा है बहुत कुछ भूत वर्तमान कर विधानों के तहत जो वास्तविक यथार्थ हमको झेलना पड़ा है, और जो विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली है उसमें बदलाव नहीं आया है आज। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमको 67 की कार्रवाई के लिए अपना रास्ता बनाना होगा, जहां पर बिल्कुल घोर अन्याय है, बिल्कुल गलत विरुद्ध कार्रवाइयां हो रही हैं। एक्ट के हिसाब से उनको चुनौती देनी होगी, शासन को कहना पड़ेगा कि आपने देखा होगा पिछले दिनों मिस्टर एस खान ने कहा हम तो कुछ नहीं करते, जाते हैं, बैठाते हैं, गाड़ी पर रहते हैं और बाद में सम्मन पकड़ा देते हैं, पूरी कार्रवाई हो जाती है। यह गलत है। किसी भी कंट्री में जहां रूल ऑफ लॉ हो, और भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, ऐसा नहीं हो सकता। और धारा 129 तो साहब मैं तो इस नहीं समझता हूं, ये कुछ ऐसा ही हुआ कि कोई राजा जो है अपने राजकुमार के पैदा होने के पहले ही ये घोषित कर दे लगता है शायद कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई है राय साहब को। We will have to wait for him to rejoin us. आनंद जी। जी सर। जब तक राय साहब रिजॉइन करते, लगता कनेक्टिविटी उनकी चली गई है, तो इन्होंने अपनी मुख्य बात तो पूरी करनी थी, लेकिन तब तक मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बातें करी है कि जो पावर है उसका मिसयूज। ये बात हमारे पिछले सारे बहुत सारे में बार बार आ रही है। बात खान साहब ने भी यूज किया था कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। खैर उनकी बात भी किसी हद तक सच है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अगर टेक्निकलिटीज में चले तो शायद सर्वे सीजर नहीं ना कर पाए, और ये भी सच है कि कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी होता है। और राय साहब इसी तरह कर रहे थे, आपके क्या कमेंट्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है ये बात। हम अपने रोज की प्रक्रिया में ये बराबर देख रहे हैं कि वो जिस तरह से उसको हैंडल करते हैं। आज की तारीख में तो पहली बात तो यही है कि एसआईबी ऑफिशियल्स को मालूम ही नहीं है कि हम क्यों जा रहे हैं, हमें करना क्या है, और क्या आखिरी तक मैं सोचता हूँ कि वो सीजर भी नहीं होता कितनों में।
सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लेके चले आते हैं अपने हिसाब से और उसकी रिपोर्ट जैसे पहले बनाते थे उसी तरीके से रिपोर्ट बना करके भेज दे रहे हैं लोगों के पास 73-74 की प्रोसीजरिंग के लिए। तो ये भी बिल्कुल गलत है। इस तरह से कम आप उसके लिए कंक्रीट वर्ड जो है, मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सेंट्रल एक्साइज में बार बार आता रहा है कि जब तक कंक्रीट इंफॉर्मेशन न हो आपके पास, रीजन टू बिलीव फॉर्म नहीं होता आपका जो अपने ऑथराइज कर रहा, तो यू मस्ट हैव कंक्रीट इंफॉर्मेशन। मतलब एक तरीके से समझिए कि वो चीज ऐसी है ही, ऐसा नहीं जो सब्जेक्टिव और दोनों चीजें बताई है वेरी करेक्ट, कि ऑब्जेक्टिव सेंस में होना चाहिए उसको। इस पर हमको बहुत जरूरी है हम ध्यान दें, और बड़ा ही वाकई व्यवहारिक तौर पे वो नीचे से देखते रहे हैं असेसमेंट के केसेस को भी और SIB के केसेस को, तो उनसे तो हम ये उम्मीद करते ही थे। हमने उनको, अब हमें कहीं महसूस हो रहा है कि हम उनको 68 पे नहीं ले गए तो शायद बेहतर था। हमने उनको 67 पे विस्तार से सुना और यही हमारे लिए उपयोगी भी था। और आप जैसा कहें। इन द मीन टाइम अध्यक्ष, नहीं उससे नहीं पहले अभी है, इन द मीन टाइम अरविंद गुप्ता जी से कहूंगा कि राय साहब को जरा फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि उनका डिस्कनेक्ट हो गया, लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें, कनेक्ट हो जाएगा। अरविंद गुप्ता जी कर लेंगे, तब तक सिंगल साहब आप और हम चर्चा करते थे बात को लेके। अध्यक्ष जी तब तक इसको देख लेंगे। Sure. तो इन द मीन टाइम हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं जो ये क्वेश्चन आए हैं बीच में एक दो को जवाब देने का। एक तो आपके आजमगढ़ से ही आया पहला क्वेश्चन अरुण बर्नवाल जी का। ये कहते हैं किसी व्यापारी का SIB अधिकारी द्वारा सर्वे किया जाता है और उक्त क्रम में आवश्यक अकाउंट व साक्ष्य जवाब लेकर अपने द्वारा अनुमोदित एस्केप्ड टर्नओवर पर पेनल्टी व टैक्स जमा कर लिया जाता है। तत्पश्चात उक्त SIB के सर्वे के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी भी पुनः धारा 70 के अधीन के समन जारी करके आवश्यक साक्ष्य कागज जवाब पेश करने के लिए तलब किया जा सकता है और कर निर्धारण पेनल्टी व टैक्स पुनः बढ़ाकर लगा सकता है क्या? लॉग आउट करके फिर से आप लॉग इन करिए, हो जाए। अच्छा ठीक है, ठीक 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 है, ठीक हो गई बात? हाँ क्या कह रहे हैं? ठीक है, तब तक हम चर्चा कर रहे हैं आगे। हाँ सर। हाँ जी सिंगल साहब। भाई साहब, हाँ क्या थोड़ा सा भ्रम हो गया, वो भटक गए उधर। हाँ, क्या आपका कहना था? हाँ। कि वो जो ट्वाइस क्वेश्चन ये था कि पहले SIB ने पहले सर्वे करा उस। यस सर, मैं समझ गया, वेरी करेक्ट। देखिए सर, इसके अंदर जो जमा करा लेते हैं वो सिक्योरिटी या पेनल्टी जिसको कहिए, जिसको जो भी जमा किया है, ये एक्चुअली प्रोविजनली रिलीज का वर्ड आया, उसमें वर्ड आया है प्रोविजनल रिलीज्ड। 67(6) में देखेंगे आप, सबसेक्शन 2 में जो है बिल्कुल साफ आया, शैल बी रिलीज्ड ऑन ए प्रोविजनल बेसिस अपॉन एग्जीक्यूट। पहले तो बॉन्ड दिया हुआ है और फिर दूसरा उन्होंने दिया और ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल, मींस प्रोविजनल जो उसका है बेसिस पे दिया गया है। इट मींस इट कैन बी क्लैरिफाइड, इट कैन बी आस्क्ड फर्दर एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट और रूल्स। सेक्शन 70 में जाकर करें, वो 73, 74 में लें, उसको जैसे भी है वो उस तरह से जाएंगे आगे अवश्य, क्योंकि प्रोविजनल बेसिस है, फाइनल नहीं है, प्रोसीडिंग फाइनल नहीं हो रही है। सिर्फ गुड्स के संबंध में वो भी आप सेल नहीं कर सकते। वन थिंग मोर, वो आपको वैसे ही रखनी पड़ेगी गुड्स अपने पोजीशन में, कि जब भी वो इसको मांग करें आपसे, आप उनको वो चीज वहां उपलब्ध कराइए उसी सूरत में। बड़ा अव्यवहारिक सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है कि ये बताइए, सिर्फ उन्होंने जरूर कर दिया हुआ है कि अगर वो वस्तु खराब होने वाली है तो उस विषय में जरूर थोड़ा सा दिया है उन्होंने, किंतु सामान्य स्थिति में ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, अव्यवहारिक भी सी बात है। 6 महीने रोके हुए हैं आप, उसको फर्दर 6 महीने की पावर आपको है, तो एब्सर्ड है। एक क्वेश्चन है पुष्पेंद्र भारद्वाज जी का, कहते हैं सर एज पर सेक्शन 67 सब सेक्शन 11 अकाउंट रजिस्टर डॉक्यूमेंट तो सीज हो सकते हैं, तो क्या प्रॉपर ऑफिसर बैंक अकाउंट भी सीज कर सकता है? बैंक अकाउंट सीजर से इनका मेरे ख्याल से विक्रम भाई आप भी सहमत होंगे, बैंक अकाउंट से इनका क्या मतलब है? क्या बैंक अकाउंट में जो उनके पैसे पड़े हुए हैं उनको वो उसी के पर्पस से कहना चाह रहे हो? आई कांट।
कि जब तक डिमांड एडजुडिकेट नहीं होगी तो बैंक अकाउंट कैसे? दैट इज इम्पोर्टेंट। ये बिल्कुल सही आपका जवाब है, बिल्कुल, कि वो डिमांड थोड़ा है कोई, और डिमांड के अगेंस्ट में भी ये सिक्योरिटी ले सकते हैं किसी से, बॉन्ड, या आप उनसे उतने पैसे जमा करा लीजिए। ये थोड़ा है कि उसको रोक सकते हैं उस तरह से उसको। आई डोंट थिंक सो। आनंद जी, इसी सिलसिले में आपकी मेरी भी थोड़ा चर्चा हुई थी कि जो बहुत दिनों से बाद बीच में कुछ प्रश्न भी आए कि एडजुडिकेशन और असेसमेंट में क्या अंतर है, प्रॉपर ऑफिसर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में क्या अंतर है। मेरे ख्याल से जो सारी बात आ रही है घूम के सामने, प्रॉपर ऑफिसर ये कहा गया उस ऑफिसर को जो कोई भी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है, जैसे ट्रक सीज करना, गाड़ी रास्ते में रोकना, चेकिंग करना। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको कहा गया है जो उसमें ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करने की पावर हर किसी को नहीं दी गई, दोनों की डेफिनेशन एक्ट के अंदर अलग अलग है दोनों की। तो मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ, टेक्निकली तो रफली अगर समझना चाहे तो प्रॉपर ऑफिसर तो कर रहा है क्लेरिकल काम, एक तरह से भागदौड़ का काम, फाइल बना ली, रिपोर्ट कर लिया, रोक लिया, सारी कार्यवाही प्रोसीजरल काम जो है वो तो करेगा प्रॉपर ऑफिसर। और एडजुकेटिंग अथॉरिटी करेगा जब टैक्स लगाने की बात आएगी, पेनल्टी लगाने की बात आएगी, वो एडजुकेटिंग ऑफिसर करेगा। अब बहुत सारे केसेस में एक ही ऑफिसर को दोनों पावर हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि ये जो ऑर्डर हो रहे हैं, जो आदेश दिया जा रहा है, ये प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन के अंदर है या एडजुकेटिंग के अंदर है, और जो ऑफिसर आपसे मांग रहा है कि क्या वो उसको ये पावर है दोनों। ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है, ये सर्च सीजर में और मोबाइल वगैरह के मामलों में बहुत आता है। तो इसी प्रकार से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है विकास कुलश्रेष्ठ जी ने। आनंद जी, आप इसका जवाब बताना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। एक अभी बड़ा अच्छा अभी संज्ञान में आया, सज्जन ने दिया कि रूल सेक्शन 83, मैं चाहूंगा थोड़ा इसको पढ़ दूं मैं जरा सा, कि प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। देखिए, तो इसमें अगर बैंक अकाउंट को सीज करने की बात कही है, ये मैं मान रहा हूं, कि उसके साथ उन्होंने where during the pendency of any proceeding under section 62 or 63 or 64, 67, 73, 74, the commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the government revenue, it is necessary so to do. He may by order in writing attach provisionally any property including bank account belongings to the taxable person in such manner. यहाँ देखिए कमिश्नर को पावर दी हुई है इन्होंने। मैं जरा सा इस चीज को भी ध्यान देना चाहेंगे, जिन्होंने भी दिया था ये हमको, तो मैं उनसे कहूंगा बैंक अकाउंट आप कर सकते हैं, लेकिन एक सेपरेट वो प्रोसीडिंग है, वहां कमिश्नर एथराइजेशन करता। उस समय जब आप जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेकर के आए हुए हैं उसको देखने के लिए, आई थिंक एट दैट टाइम यू हैव नो पावर। बीच में राय साहब हम जुड़ गए फिर से हमारे साथ। राय साहब, देखिए, मैं एक चीज बताऊं सर, विक्रम भाई, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, अभी तत्काल निर्णय दिया है कि केवल धारा 30-70 का संबंध देने मात्र के आधार पर आप किसी बैंक का बैंक अकाउंट अभिगृहित नहीं, सीज नहीं कर सकते हैं, जब तक कि धारा 62, 63, 64, 67, 73, 74 में कोई कार्रवाई पेंडिंग न हो। केवल धारा 70 की नोटिस देने मात्र पर आप बैंक अकाउंट नहीं सीज कर सकते। यह है कैश इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2020 का निर्णय है, तो अभी थोड़े दिन पहले ही आया है। हाँ, और एक चीज में मैं बीच में एकदम से कट ऑफ हो गया था, क्या क्या मुद्दे उठे थे मैं गया नहीं। दूसरी चीज है धारा 67 की जांच के दौरान, धारा 67 की जांच के दौरान आप किसी का भी बैंक अकाउंट अभिग्रहित नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते, ये पावर नहीं है आपको। ठीक है राय साहब, थैंक यू। हमने आपकी अनुपस्थिति में कुछ एक दो छोटे छोटे प्रश्न पकड़ने की कोशिश करी थी, हाँ, लेकिन आपका ज्ञान आपसे आपका है, हम उसको मुकाबला नहीं करते। इन द मीन टाइम एक क्वेश्चन आया है समीर गुप्ता का लखनऊ से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है
हाँ, पूछते हैं इन अ केस वेयर सर्च अंडर सेक्शन 67(2) has been conducted in pursuance to inspection under section 67(1), हाँ, whether the proper officer would be required to issue two separate authorizations, that is INS 01, यानी एक इंस्पेक्शन के लिए और एक सर्च के लिए, कि बिल्कुल। एक ही INS 01 से काम हो जाए ना। देखिए, INS 1 में सर्च तो है ही नहीं है, वो केवल निरीक्षण है। अगर वो कोई सर्च कर रहे हैं तो दुरुपयोग कर रहे हैं अपने अधिकार का। INS 1 जो 67(2) के लिए जारी होगा वो अलग होगा, बहुत स्पष्ट प्राविधान है। INS 1 में ही जो दोनों अलग अलग हैं, एक ही साथ दो अधिकारियों को कैसे अधिकृत कर देंगे? बिल्कुल ठीक, मैं भी आपसे सहमत हूँ इस बारे में लेके। और ऐसा भी इस बीच में एक दो कमेंट्स आए थे, मैं मिस कर गया किसके आए थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि शायद INS 1 का ऑनलाइन जनरेशन होना है, तो उसमें वो तो जो हो तो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। ऑनलाइन जनरेशन होगा तो उसका नंबर वगैरह सब आएगा, प्रिंट आएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि INS कॉपी उनको देनी चाहिए, उसको मेंशन करना होगा। पंचनामा जो बनाते हैं उसके ऊपर मेंशन करेंगे कि इस INS 1 नंबर इतना दिनांक इतना के तहत मैं यहाँ जांच करने आया हूँ, ये दोनों गवाहों के सामने। जो CRPC की प्रोसीडिंग है वो यही है, चाहे मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है या उच्चाधिकारी ऑर्डर करता है दरोगा साहब का, तो वो लिखते हैं कि किसके द्वारा दिए गए अधिकार के तहत मैं निर्देश के तहत में आया हूँ। एक प्रश्न पूछा है PK चावला जी ने रामपुर से, कह रहे व्हाट रोल कैन बी प्लेड बाय एन एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन और सर्च बीइंग कैरिड आउट इन द बिजनेस प्रेमिसेस। अगर आपको जानकारी हो जा रही है, आप वहां पहुंच जा रहे हैं, तो आप ये तो कर ही सकते हैं कि कोई इल्लीगल हरकत नहीं होने दें, जोर जबरदस्ती ना होने दें, डराने धमकाने का कार्य नहीं होने दें। अदरवाइज डायरेक्ट इंटरफेरेंस शायद ना हो पाए। एक क्वेश्चन है, जरा लंबा है ये, इसको हम शायद टेकअप कर पाएंगे। ये इसके बाद में क्यों कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखता है थोड़ा सा टॉपिक से हटके, मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। जो बहुत लंबे दिखाई दे रहे हैं उनको भी हम बाद में ले लेंगे। मैंने हम पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, जो लंबे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम तुरंत नहीं ले पाएंगे उसको आप हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल खाते हैं, तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अतुल श्रीवास्तव पूछ रहे हैं सिद्धार्थ नगर से, क्या किसी व्यापारी का कंप्लेंट SIB को किया जाता है तो ये रीजन टू बिलीव में माना जाएगा या नहीं इंस्पेक्शन के? नहीं, ये कंप्लेंट रीजन टू बिलीव में नहीं मानी जाएगी। तो अफसर को अपनी इंक्वायरी करनी पड़ेगी पहले। हाँ, आपका कहना हुआ यानी सिर्फ कंप्लेंट पे नहीं होगा, कंप्लेंट पे पहले इंक्वायरी करें, इंक्वायरी पे रीजन टू बिलीव बनाए। हाँ। उदयभान जी पूछ रहे आजमगढ़ से, ये क्वेश्चन ITC का है, सॉरी इसको मैं स्किप करूंगा। एक क्वेश्चन लखनऊ से एक और क्वेश्चन आया है। In case where the order of prohibition INS 03 has been issued, under which provision of the goods will be released provisionally? As section 67 subsection 6 of the act only stipulates for provisional release of the seized goods and not the goods covered under the order of prohibition. ये prohibition की बात कर रहे हैं INS 03। हाँ, निषिद्ध कर दिया है। उसके रिलीज का पूछा।
नहीं तो उसकी तो कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। उनकी ऑर्डर देखिए, वो अभी तो इनकम्प्लीट है इंक्वायरी, वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप वो चैलेंज नहीं कर सकते 107 में। असली समस्या तो ये है। तो उसका तो बिल्कुल तरीका ये है कि आप उन फिर वही कहेंगे कि हम प्रोविजनल रिलीज करने को तैयार हैं। अमित ग्रोवर पूछ रहे हैं, कैन SIB ऑफिसर is an SIB officer empowered to demand the amount from dealer? फॉर व्हाट? बताइए बताइए। ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या SIB ऑफिसर अमाउंट डिमांड करने का empowered है? मैं तो किस चीज का डिमांड? वो तो वो मांग सकता है ना, वही जो प्रोविजनली माल रिलीज करने के लिए वही कर सकता है। विकास कुछ माल रिलीज की तभी बात आएगी जब वो कहेंगे उनसे कि हमारा माल रिलीज करेंगे कैसे आप। हाँ। और अदरवाइज जो है वो डिमांड की बात अपने तक कहाँ आती है? नहीं आती। और प्रोविजनल रिलीज अगर गुड्स कर दिए तो उसको बेचने का हक है। मान लीजिए मिठाई के दुकानदार से उन्होंने प्रोविजनल रिलीज किया है पैसा लेकर के, तो वो नहीं बेचेगा, मिठाई अपनी सड़वाएगा। दवाएं हैं, वेरी करेक्ट, दवाएं एक्सपायरी डेट की हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक सर। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है बार बार विकास कुलश्रेष्ठ जी का। कहते हैं ऐसा तरीका बताइए जो सर्वे को कम से कम 1 हफ्ता या 1 मंथ तक डिले कर सके। सर्वे को हम डिले कर सके, ऐसा कोई तरीका बता दो। है? नहीं, उसका तरीका क्या हो सकता है भाई? उसका तो तरीका यही कि अगर आपको पता लग जाए कि वो आ रहे हैं तो आप ताला बंद करिए, निकल जाइए। आप वहां पहुंच जाने के बाद तो बड़ा मुश्किल है ना। देखिए, अगर उनके पास INS-1 नहीं है तब तो आप उनको रोक सकते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न आया है विपिन गुप्ता का। ये पूछते हैं, क्या कंपाउंड स्कीम वाले का भी सर्वे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बनाई का क्या ये भी तो हो सकता है कि अपनी टर्नओवर छुपा करके वो कंपाउंड स्कीम के तहत हो। जी, मेरे ख्याल से अधिकतर प्रश्न आ गए हैं। कुछ एक शायद मिस भी कर गया हूं तो मैं माफी चाहूंगा सबसे। जो इसके बाद रह गए प्रश्न में उनमें निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारी यूपी टैक्स बार की वेबसाइट है, जो हमारी ईमेल आईडी है, आप उस पर प्रश्न अपने भेज सकते हैं। मैंने उसका अभी आपको फ्लैश भी कर दूंगा इसके ऊपर। ईमेल आईडी ये रही, आप इसे प्रश्न भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इन सभी प्रश्नों का जवाब दें। और राय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से सबको अपने अनुभवों से शेयर करा है, मैं आनंद सिंघल जी से कहूंगा जरा आप इस बात को थोड़ा वाइंड अप करें, राउंड अप करेंगे। क्या बात आपने नहीं, एक वाक्य मैं बोल दो। नहीं, एक वाक्य मैं बोल दूं अपने अधिवक्ता बंधुओं को कि रास्ते निकलेंगे। आप अधिवक्ता हैं, वो आप सिंपली अन्य पेशे के नहीं है, आप अधिवक्ता हैं, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। उस हिसाब से आप स्टडी करिए, रास्ते तो निकल जाएंगे बंधु। अधिवक्ता वह क्या जो कि बने बनाए रास्ते पर चले, जहां कटीले तार से रास्ता अवरुद्ध है वहीं तो वकील रास्ता बना लेता है। यही तो उसकी काबिलियत है। बहुत सुंदर। यही कहूंगा बंधुओं, सहारा में भी अपने आस का दामन न छोड़िए, पानी की तलाश है तो पत्थर निचोड़िए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं विक्रम भाई 2 मिनट अगर आपसे ले लूं अपनी बात पे आने से। आपने आदेश किया है, उसमें 2 प्रश्न आए थे। अभी एक मैं बार बार देख रहा था, आजमगढ़ से एक सज्जन ने पूछा कि साहब मेरा प्रश्न मूल अर्थों में नहीं लिया गया। मेरा प्रश्न जो है मूल अर्थों में नहीं लिया गया। आपका प्रश्न ये था कि अगर आप उससे कुछ कहना चाहें उनसे पूछ सकते हैं आप। ये हाँ, नहीं, नाम क्या है? मैं को लाइव ले लेता हूँ। नाम है ना, किसका प्रश्न था ये? राय साहब भी मौजूद हैं। किसका प्रश्न था? नाम आजमगढ़ से था मिस्टर विपिन गुप्ता, इफ पॉसिबल।
अगर आप नीचे जो भी एक मिनट नीचे अपना वो डाल देंगे, एक मिनट जहां तक सर जी वो अगर मौजूद हो देख लीजिए, तो वो अपना प्रश्न यहाँ फिर से रख सकते हैं। मुझे लग रहा है अगर जो थे सज्जन गुप्ता अगर नीचे डाल देंगे, अरुण बर्नवाल है, अरुण बर्नवाल। अच्छा अरुण जी, मैं आपको एक मिनट अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ अरुण जी आइए प्लीज। हेलो, आ रही है बात आपकी? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरे को अवसर देने का। थोड़ा सा मैं फोटो नहीं आ रही आपकी अरुण जी, फोटो नहीं आ रही आपकी, थोड़ा जी सा। जी हाँ, आप बैठ गए। मेरा प्रश्न ये है कि एसआईबी के अधिकारी किसी व्यापारी का जब सर्वे करते हैं, तत्काल ही वो अगले ही दिन यह स्टेप ले लेते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह उनके यहाँ से वो पाते हैं और एक सर्वेक्षण करते हैं, और सर्वे के बाद वो कहते हैं कि इतना पेनाल्टी और इतना टैक्स जमा करवाइए। व्यापारी जमा करवा देता है। उसके बाद धारा 70 में वो समन इशू करते हैं कि फला फला डॉक्यूमेंट, फला अकाउंट लेके प्रस्तुत होइए। व्यापारी प्रस्तुत हुआ, उसके बाद वे संतुष्ट होकर कार्रवाई जो भी अपने स्तर पर उनको करना था किया उन्होंने। फिर उसी सर्वे के आधार पर क्या असेसिंग अथॉरिटी फिर समन इशू करेगा कि फिर आप डॉक्यूमेंट लेके आइए और सारी अकाउंट लेके आइए, मैं जांच करूंगा और मैं भी कारण निर्धारण करूंगा। एक बार तो असेसिंग अथॉरिटी के पूर्व एसआईबी के अधिकारी ने टैक्स तो पेनल्टी जमा कराया और धारा 70 में उसके बाद समन इशू किया और सारी अकाउंट वगैरह चेक करने के बाद वो अपनी कार्रवाई किया। तो फिर क्या जांच हुई? या तो पहले मुझे मालूम होगी कोई जांच रिपोर्ट में एडवर्स आई है और असेसिंग अथॉरिटी को पावर दे दिया गया है कि अब आप पुनः इस पे कार्रवाई और आगे करिए। मैंने ये पाया, तो ये पाया या नहीं पाया कोई जानकारी नहीं, और धारा 70 में पुनः समन की इशू होती है असेसिंग अथॉरिटी के द्वारा और कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लाइए और अकाउंट लाइए। तो क्या ये डबल कार्रवाई प्रोसेस में है, जीएसटी में विधि अधीन है या विधि विपरीत है? मुझे ये समझना है। ठीक है जी, थैंक यू। आपको क्वेश्चन ले लिया गया। हाँ जी राय साहब प्लीज। धारा 70 का पावर जो है, आप देखें, इंस्पेक्शन सर्च और सीजर के तहत ही है। धारा 70 का पावर असेसमेंट के स्टेज पर नहीं दिया गया है। धारा 70 की कार्रवाई अगर एक बार कंप्लीट हो गई, मान लीजिए वो संतुष्ट नहीं है, तो धारा वो सब क्लास 11/67 में कार्रवाई हो, वो उनका प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर है वो स्वयं करे जेसी। असेसिंग अथॉरिटी तो उनकी रिपोर्ट के ऊपर ही अमल करेगा। मान लीजिए वो आपसे एग्री नहीं है तो ठीक है, वो इनहांस अगर करना चाहते हैं टर्नओवर तो वो करेगा, उसका रीजन होगा, लेकिन वो धारा 70 की नोटिस के लिए एम्पावर्ड नहीं है। धारा 70 का लिमिटेड स्कोप है, केवल हर अधिकारी को। धारा 62, 63 वगैरह में ये पावर नहीं दिया गया ना 64 में। थैंक यू सर। और सम्मन देखिए सम्मन शब्द जो है बड़ा कंफ्यूजन वाला है। एक सिंपल कॉल नोटिस भी हो सकती है, वो कह सकते हैं कि भाई आइए अपना हिसाब किताब मुझको दिखा दीजिए। ये आप कंफर्म करिए धारा 70 दिए हैं वो, तो अगर धारा 70 दिए हैं तो आप उनसे पूछिए किस अधिकार के तहत आपने दिया धारा 70 की नोटिस। धन्यवाद राय साहब। हाँ। आनंद जी अब आप प्लीज अपना कंटिन्यू कीजिए। आनंद साहब। यस हाँ जी प्लीज। थैंक यू विक्रम भाई, थैंक यू वेरी मच। राय साहब को तो मैं क्या धन्यवाद अदा करूं, तो ऋणी हैं आपके। क्यों? अरे नहीं, ऐसी क्या बात है आनंद जी। नहीं सर, वी हैव लर्न ए लॉट ऑफ यू, फ्रॉम यू, आज भी और कल भी, आगे भी। तो जितना भी आपने रखा, कि दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने सारे मित्रों से इस संबंध में। नहीं, जो राय साहब ने कहा कि ये बात निष्कर्ष निकल करके आ रही है कि आपको अब सिर्फ धारा 67 तक नहीं रहना है। 67 में समाहित क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्रोसीडिंग्स वो आगे भी है, आपने देखा है, उसमें उसको भी पूरा अध्ययन करना होगा, अपने पास रखना होगा, अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको साथ में रखना होगा कि व्हाट पावर एक्चुअली। देखिए ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी क्लियर, जैसा कि
आपको अशोक जी ने भी बताया था, बहुत ही क्लियर किया था सचदेवा साहब ने, तो वो दोनों और सिविल प्रोसीजर, अब हमको तीनों तरफ के तैयार रहना होगा, तभी हम किसी चीज का सामना कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारी अभी भी अवगत नहीं है, बिल्कुल अनुपालन नहीं कर रहे हैं इस चीजों का। खासकर मैं अपने इनके बारे में जरूर कहूंगा जो सेल्सियस के अथॉरिटी हैं, वेट अथॉरिटी जो थे, तो इसलिए जरूर तैयार रहिए इन चीजों के लिए। थैंक यू विक्रम भाई, विशेष रूप से आपको, राय साहब आपके हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमें इनलाइटेंड किया 67 पर। धन्यवाद, धन्यवाद सिंघल साहब। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी से श्री सौरभ सिंह जी से कि आए और राय साहब का एक फॉर्मल धन्यवाद पेश करें। सौरभ जी प्लीज। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी। आज के मुख्य वक्ता श्री बीएन राय जी, आवाज आ रही सिंघल साहब? यस बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। आज के वक्ता श्री बीएन राय जी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और मैं इनसे प्रभावित हो गई उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन से जुड़ा। प्रथम बार सोनभद्र में जब ये अध्यक्ष हुए और इनका मैंने भाषण सुना तो मैं इतना प्रभावित हुआ, और तब से मैं यूपी टैक्स बार एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं। जिस निर्भीकता से धारा 67 की बारीकियों को, सूक्ष्मता से उनके गवाहों के दायित्वों को, और जिसको विभाग जो दायित्व नहीं निभा रहा उसके विषय में जो उन्होंने विस्तृत विवरण किया है, निश्चित तौर से उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। मैंने देखा है कि जब भी उन्होंने किसी भी नियम और अधिनियम के बारे में कहा है और विभागीय अधिकारियों के सामने कहा है, तो उनको वो मंच छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उस अपनी निर्भीकता से इतनी निडर होकर के अपनी बात को कहते हैं, जो बिल्कुल उनको जिस बिल पर उनको बहुत क्लियर कट है, निडरता से कहते हैं, वो बिल्कुल भी उसको पूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि राय साहब को मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय संघ की तरफ से उनको धन्यवाद, आभार, अभिनंदन और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद सौरभ जी। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता जी से कि आए और मीटिंग का औपचारिक समापन की घोषणा करें, और अन्य अनाउंसमेंट्स भी जो है। सब लोगों को आ रही आवाज आ रही है। श्रद्धेय पूर्व अध्यक्षगण, साथियों, आदरणीय राय साहब के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूं मंचों से कि हमारे प्रांतीय संघ के प्राणवान स्वर हैं वो। उनकी बात जो निकलती है वो पूरे अधिवक्ता समुदाय की बात होती है। जो बात कहने में हर अधिवक्ता संकोच करता है, कह नहीं पाता है, आदरणीय राय साहब उसको बड़ी बेबाकी से, बहुत स्पष्टता के साथ रखते हैं। साथियों, ये हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है, और हम ये समझते हैं कि आज प्रांतीय संघ की सेवा करने का जो अवसर मुझे मिल रहा है उसकी प्रेरणा स्रोत आदरणीय राय साहब ही हैं। उन्होंने ही हमारे जैसे आदमी को, आजमगढ़ जैसे जनपद के व्यक्ति को प्रांतीय संघ से 1982 में जोड़ा था। आज का यह कार्यक्रम हम सभी के लिए एक प्रेरणा का बिंदु है। साथियों, एक बात और हम आग्रह करना चाहते हैं कि आज हमें इस वेबिनार में कुछ नए लोगों को देख करके बहुत खुशी हुई। खास तौर से हमने देखा हमारे पूर्व उपाध्यक्ष सुबोध सहाय हितकारी जी के सुपुत्र सुयश हितकारी जी नजर आए हमको। मैं बहुत आह्लादित हुआ कि हमारी नौजवान पीढ़ी भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, और दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात हो न सही बातों का सिलसिला रखना,
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमने ज़्यादा समय आप लोगों का लिया आज, लेकिन इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। बैठक यही समाप्त की जाती है। परसों पुनः हम लोग इसी समय सारे लोगों के साथ भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।